हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स पढ़ चुके हैं, पार्टीशन फंक्शन पढ़ चुके हैं। पार्टीशन फंक्शन के बारे में देखा था कि हम लोगों ने उसमें बात की थी कि डिस्क्रीट सिस्टम्स हो गए, कंटिन्यूस सिस्टम्स हो गए, आइडियल गैस के लिए पार्टीशन फंक्शन कैसा होगा। और पार्टीशन फंक्शन के बारे में ये बात हुई थी कि पार्टीशन फंक्शन बहुत काम की चीज़ है। एक बार पार्टीशन फंक्शन मिल गया तो फिर उससे बहुत सारी चीज़ निकालेंगे, एंट्रोपी निकालेंगे, प्रेशर निकालेंगे, बहुत सारी चीज़ें उससे निकल आती है। तो पार्टीशन फंक्शन जो है वो थोड़ी काम की चीज़ है, इस तरह की बात हुई थी। और फिर उससे रिलेटेड हम लोगों ने बात की थी जो रिसेंटली कवर हुआ है। उसमें पार्ट ये था कि गिब्स पैराडॉक्स की एक बात हुई थी। तो गिब्स पैराडॉक्स से क्या पता लगा था हमको। गिब्स पैराडॉक्स ने बताया था कि हम जो अलग अलग गैस, आइडियल गैस का अगर एग्जांपल ले तो अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स है उनको डिस्टिंक्ट नहीं मान सकते, उनको आइडेंटिकल मानना पड़ेगा, तब जाके कुछ रिजल्ट्स जो है ठीक आते हैं। ऐसा कुछ बात गिब्स पैराडॉक्स से हुई थी। तो आइडेंटिकल पार्टिकल्स का एक कंसेप्ट उसमें डेवलप हुआ था, मतलब इंडिकेट हुआ था। और क्वांटम मैकेनिकली देखा गया कि आइडेंटिकल जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं उनको बोसॉन्स और फर्मियॉन्स दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। तो जो फर्मियॉन्स थे, जैसे ये बात हम लोगों ने की थी लास्ट टाइम कि जो फर्मियॉन्स है, तो जैसे हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो एक स्टेट में एक ही फर्मियन आता है ऐसा हम बोलते हैं। और फिर जब वो स्पिन हाफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो अप स्टेट डाउन स्टेट होके वो दो हो जाते हैं। तो स्पिन डिजेनरेसी हटा भी दो, मैं फ़िलहाल फर्मियन की जस्ट बात करूँ तो एक स्टेट में एक फर्मियन आता है, कुछ ऐसी बात हुई थी। जबकि बोसॉन के ऊपर ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हालांकि आइडेंटिकल दोनों ही है, आइडेंटिकल पार्टिकल्स है दोनों, दोनों केस में हम ट्रीट करेंगे आइडेंटिकल। जैसे हाइड्रोजन एटम को बोसॉन से फिल करना होता तो उसी जो n=1 स्टेट है उसमें इनफाइनाइट बोसॉन्स हम फिल कर सकते थे, वैसा कोई सिस्टम होता तो हाइड्रोजन टाइप का, जैसा होता नहीं है। बट हाइड्रोजन जो एटम जो उसके एनर्जी लेवल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए होते हैं, या एक तरीके से स्पिन हाफ फर्मियॉन्स के लिए होते हैं। तो एक स्टेट में केवल दो इलेक्ट्रॉन आ पाते हैं। n=2 के 4 डिजेनरेट स्टेट होते हैं, 4 सेम लेवल के, सेम एनर्जी लेवल के। तो s ऑर्बिटल हो गया, px, py, pz। तो टोटल 4 ऑर्बिटल होते हैं और चारों में दो दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इस तरह की बात कही थी। एक स्टेट में जो है s में 50 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, ये रेस्ट्रिक्शन है फर्मियॉन्स के केस में। तो दो अलग अलग कैटेगरी के पार्टिकल्स हैं, कुछ ऐसी बात की थी, उससे रिलेटेड पार्टीशन फंक्शन बनाया था, ठीक है। और कई बातें उसके बारे में हुई थी, ठीक है। ओके, सो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं फ़िलहाल। मैं एक कंसेप्ट, थोड़ा साइड ट्रैक्ट कंसेप्ट की मैं बात करना चाहूँगा, ठीक है। तो मान लो कि भाई आपने एक बॉटल ले लिया और बॉटल में डिस्टिल्ड वाटर की बात, उससे पहले, अच्छा ओके, उससे पहले बात कर लेते हैं। तो जैसे इंटरनल एनर्जी की बात करें, इंटरनल एनर्जी चेंज होता है, ठीक है। कैसे कैसे इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकता है, तो या तो आपको आपने फॉर्मूला देख रखा है कि dQ=du+dW, उसको उस साइड ले जाओ तो du=dQ-pdV। तो या तो सिस्टम जो है हमारा उस पर कोई वर्क करे या वो सिस्टम वर्क करे, एक्सपांशन हो, कुछ कॉन्ट्रैक्शन हो, तो मैकेनिकल वर्क होता है, तो उससे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है। या फिर कुछ हीट दो सिस्टम को, तब इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है। ऐसे कुछ बात हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में 11th-12th में ऐसा कुछ कर रखे हैं। और उससे हमारे पास रिलेशन आता है कुछ ऐसा कि du=TdS-PdV, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ को कंबाइन करो तो कुछ ऐसा होता है, ठीक। अब हमने क्या किया, हमने ऐसे ही एक सिस्टम लिया, एक बॉटल है उसमें पानी भरा, और पानी भरा फ्रेश वाटर, डिस्टिल्ड वाटर एकदम, ठीक है। और उसका जो प्रेशर है नॉर्मल प्रेशर है, टेम्परेचर है नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है। गए उसको ओशन में डुबाया, और ओशन में डुबा के हमने ढक्कन खोल दिया, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर था उसमें, उसका प्रेशर जो है ओशन के प्रेशर के बराबर है, उसका टेम्परेचर जो है वो भी ओशन के टेम्परेचर के बराबर है। तो 10 मिनट बाद जब मैं उसको बाहर निकालूंगा तो जो डिस्टिल्ड वाटर था वो वैसे का वैसे ही रहेगा, उसका टेस्ट वैसे ही आएगा? नहीं आएगा। क्या हो जाएगा, वो सॉल्टी वाटर जो ओशियन का था मिक्स हो जाएगा, इन द सेंस मतलब उसके अंदर जो कंटेंट था वो पहले जैसा नहीं रहा, उसके अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं।
सॉल्टी वाटर, वो वाटर जो है वो सॉल्टी हो गया, ठीक है। तो एसेंशियली इसका मतलब प्रेशर में डिफरेंसेस थे, उस कारण कुछ एक्सपेंशन हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ हमारे केस में। गए बॉटल को ले गए ओशन के अंदर, उसका ढक्कन खोल दिया, प्रेशर तो वैसे ही था, ना ही टेम्परेचर में कोई डिफरेंस था, तो हीट का एक्सचेंज हुआ है। फिर भी अंदर जो बॉटल के अंदर कंटेंट है उसमें कुछ चेंजेस आ गए। क्या चेंज आ गया? तो वो अब केमिकल चेंज आया है कुछ। पहले सॉल्ट नहीं था, अब सॉल्ट आ गया है। टेस्ट करके देखोगे तो सॉल्टी लगेगा। तो चेंज हो गया है। जबकि तो उससे इंटरनल एनर्जी की अगर हम बात करेंगे, तो इंटरनल एनर्जी इस केस में चेंज्ड आएगा, बट ना ही कुछ हीट हमने सप्लाई किया है और ना ही कुछ वॉल्यूम एक्सपेंशन वगैरह हुआ है। तो ज़रूर कोई एक और फैक्टर होगा जो पार्टिकल्स एक्सचेंज हो रहे हैं बॉटल और ओशन में, उसके कारण भी कोई एक कंट्रीब्यूशन होगा इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो एसेंशियली इंटरनल एनर्जी पार्टिकल एक्सचेंज के कारण भी चेंज हो सकता है, वो तो सॉर्ट ऑफ ऑब्वियस सी बात थी। हालांकि हम लोग अभी तक सारा कुछ बंद सिस्टम लेकर चलते थे, अभी हमने वो ढक्कन हटा दिया तो एक्सचेंज चालू करवा दिया, तो चीज़ें थोड़ी और हिसाब में लगानी पड़ेगी। तो हमने बोला कि भाई इंटरनल एनर्जी जो है वो पार्टिकल एक्सचेंज के साथ चेंज होती है, ठीक है। अब जैसे आपसे पूछा जाएगा कि चेंज हुई, क्या ऐसा हो सकता था कि ओशन में हम सॉल्टी वाटर जो है, मतलब ओशन में हमने डुबाया फ्रेश वाटर को, थोड़ा देर बाद निकाला तो सॉल्टी लगा, ठीक है। अब हमने उसी सॉल्टी वाटर को डुबा दिया वापस ओशन में, फिर निकालेंगे तो क्या हमको फ्रेश वाटर मिल जाएगा? क्या ऐसा हो सकता है? कुछ भी तो नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। आपको पता है कि इसको फ्रेश वाटर को ओशन में डालने से ये सॉल्टी हो जाएगा, पर ऐसा नहीं कि मीठा हो जाएगा या थोड़ी देर बाद निकालेंगे तो फ्रेश ही वापस मिल जाए, ऐसा तो नहीं होगा। ये जो पार्टिकल एक्सचेंज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है। जैसे टेम्परेचर की बात करते हैं, अंदर टेम्परेचर ज़्यादा है, बाहर टेम्परेचर कम है, तो हीट एक्सचेंज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होता है, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। वैसे यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है वो कुछ भी रैंडम नहीं है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। वो इस बॉटल के अंदर के जो कंटेंट्स है उसको ओशन जैसा बनाने की कोशिश में लग रहा है, ठीक है। तो वही बात की गई कि यहाँ पे भी जैसे जैसे आप कहते हो कि प्रेशर का अगर डिफरेंस है तो वॉल्यूम में कुछ चेंज होगा और वो कोशिश करेगा कि प्रेशर को इक्वल कर दे। तो प्रेशर जो है वो एक मैकेनिकल पोटेंशियल टाइप की चीज़ है। वैसे ही हीट की बात करते हैं तो टेम्परेचर जब तक इक्वल नहीं हो जाता तब तक हीट एक्सचेंज होगा। तो वैसे ही कुछ बात यहाँ पे भी लागू हो रही है कि पार्टिकल एक्सचेंज ऐसा नहीं है कि कुछ भी रैंडम तरीके से हो रहा है। पार्टिकल एक्सचेंज जो हो रहा है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है। ओशियन और जो हमारा सिस्टम है बॉटल, वो सेम टाइप का हो जाए, और सेम टाइप का हो जाए तो उसके लिए भी कुछ ऐसी चीज़ डिफाइंड होगी जो इक्वलाइज करने की कोशिश हो रही होगी। तो टेम्परेचर इक्वलाइज हो जाए तो हीट एक्सचेंज बंद हो जाता है। तो वैसे ही कह दिया गया कि ऐसे ही कोई पोटेंशियल है, केमिकल पोटेंशियल म्यू, जो कि तब तक चलेगा जब जो जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जिसका डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल है पार्टिकल फ्लो के लिए। और पार्टिकल फ्लो तब तक चलेगा जब तक केमिकल पोटेंशियल सब जगह इक्वल नहीं हो जाए। तो एक केमिकल पोटेंशियल का कंसेप्ट है, केमिकल पोटेंशियल का कंसेप्ट है। अब इसको देख रहे हैं, डी यू को जो है हमने डिफ़ाइन किया, प्लस म्यूडियन फैक्टर इसमें एक्स्ट्रा आ गया, जिससे ऑब्वियसली समझ में आता है कि म्यू इक्वल्स टू डेल यू बाई डेल एन हो जाएगा, ठीक है। डेल यू बाई डेल एन यानी कि जब हम पार्टिकल ऐड कर रहे हैं सिस्टम में तो कितनी एनर्जी लग रही है, वही चीज़ केमिकल पोटेंशियल है एक पार्टिकल ऐड करने में। तो अब यही बात अगर हम करेंगे, अब यहाँ पे हमको पता है पार्टिकल की बात कर रहे हैं, असली जो साइंस है वो तो क्वांटम मैकेनिक्स है। असल में जो पार्टिकल हम ऐड कर रहे हैं या तो वो बोसॉन होगा या फर्मियन होगा, और कोई कैटेगरी होती नहीं है, ठीक है। उसका क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन होता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, बट असल में तो बोसॉन और फर्मियन की बात होती है, ठीक है।
तो चाहे पोटेंशियल वेल हो, चाहे हाइड्रोजन एटम हो, उसमें जब हम इलेक्ट्रॉन्स उसमें या तो बोसॉन फिल करेंगे या फर्मियन फिल करेंगे। तो जब बोसॉन्स फिल करेंगे तो बोसॉन्स का क्या है, बोसॉन्स एक दूसरे को किसी तरीके से रोकना नहीं चाहते। एक लेवल पे एक बोसॉन आ गया, दूसरा भी आ सकता है, तीसरा भी आ सकता है। तो उस चक्कर में क्या होता है, सिस्टम चाहेगा कि जो बाहर से बोसॉन्स है वो आ जाए, सेटल हो जाए, और बोसॉन्स जो है एक दूसरे को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है, जब हम बोसॉन्स फिल करेंगे तो ऑब्स्ट्रक्शन कम है, ऑब्स्ट्रक्शन कम है, तो जो म्यू की वैल्यू है, म्यू की वैल्यू जो है वो आ जाएगी नेगेटिव। म्यू क्या कह रहा है, चलो इसको फिर से देखते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जब हम बोसॉन्स फिल कर रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट में देखते हैं। चलो, जब मैं बोसॉन्स फिल कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे मान लो 4 बोसॉन्स इस पोटेंशियल वेल में फिल कर दिए, तो वो चारों जाके 1 लेवल पे सेटल हो सकते हैं। जब मैं फर्मियंस की बात करूँगा, अभी स्पिनलेस की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करते, ठीक। तो फर्मियंस की बात करूँगा तो एक स्टेट में एक फर्मियन आ गया तो दूसरा फर्मियन उस जगह पे आ ही नहीं सकता, वो एक ऑब्स्ट्रक्टिंग सिचुएशन है फर्मियंस के केस में। तो फर्मियंस के केस में अगर आपने कुछ पार्टिकल यहाँ पे बैठा हुआ है, फिर दूसरा और पार्टिकल लाना है तो उसको उसके जगह से हटाने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, कुछ एनर्जी लगेगी, ठीक। तो एनर्जी लगेगी तो डेल यू पॉजिटिव होगा फॉर पर यूनिट एडिशन ऑफ पार्टिकल, तो म्यू पॉजिटिव आ जाएगा फॉर फर्मियोनिक सिस्टम्स। जबकि बोसॉनिक सिस्टम्स में क्या होगा, जब आप बोसॉन्स ऐड करते जा रहे हैं तो ये जो बोसॉन ऑलरेडी आ गया है उसको कोई दिक्कत ही नहीं दूसरे बोसॉन से, वो क्यों ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा। तो एनर्जी जो है, एनर्जी जो है वो लगेगी नहीं, एनर्जी हो सकता है रिलीज़ हो या हो सकता है रिलीज़ ना हो, बट एसेंशियली डेल यू जो है वो या तो ज़ीरो होगा या नेगेटिव होगा। उस कारण से जब हम म्यू की बात करेंगे केमिकल पोटेंशियल की फॉर बोसॉन्स, वो चीज़ नेगेटिव होगी या ज़ीरो हो सकता है, और फॉर फर्मियंस वो पॉजिटिव होगी म्यू की वैल्यू, ठीक है। तो खैर ये केमिकल पोटेंशियल की बात है, केमिकल पोटेंशियल एक कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को हम लोग आगे यूज़ करते हैं। अच्छा, केमिकल पोटेंशियल कहाँ पे इम्पोर्टेंट हुआ है, वो एक ओपन सिस्टम में जहाँ पे हमने ढक्कन खोल दिया और फिर बाहर से एक्सचेंज अलाउ कर रहे हैं पार्टिकल्स का, तब ये चीज़ इम्पोर्टेंस रखती है, ठीक है। तो कुछ ऐसे सिस्टम के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे अभी तक मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई है, एंट्रोपी के बारे में पढ़ा है, S=kB ln ओमेगा। वो चीज़ कहाँ पे वैलिड है, वो चीज़ आइसोलेटेड सिस्टम में वैलिड है। तो एक सिस्टम पैक्ड है यूनिवर्स से, ना वो हीट एक्सचेंज कर रहा है, ना ही वो पार्टिकल्स उससे लीक हो रहे हैं, तो वहाँ पे जो सिचुएशन है वो एकदम फिक्स है, वो समय के साथ चेंज नहीं होगी, वहाँ पे कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। तो नंबर ऑफ़ माइक्रो स्टेट्स उस सिचुएशन में आप डिफ़ाइन कर सकते हो, उसके हिसाब से उस सिचुएशन की एंट्रोपी डिफाइंड है। तो उस तरह के सिस्टम को उस माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल बोला जाता है। ये सारी चीज़ें माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल एंसेंबल, ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल, ये चीज़ बहुत स्टार्ट से पढ़ाई जाती है। मैं वो चीज़ ये सब कुछ पढ़ाने के बाद ये टर्म डिफ़ाइन कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। सो ये माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम। यहाँ पे एंट्रोपी S=kB ln ओमेगा इस तरीके से डिफाइंड होता है। इसको माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल बोलते हैं, और क्योंकि ये इंसुलेटेड सिस्टम है, पैक्ड सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, तो इसका वॉल्यूम तो चलो कांस्टेंट है ही है, इसकी जो एनर्जी है वो भी बाहर से एक्सचेंज नहीं हो रही, तो एनर्जी भी कांस्टेंट होगा और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स भी कांस्टेंट होगा। फिर हम लोगों ने पार्टीशन फंक्शन वगैरह की बात की थी। पार्टीशन फंक्शन की जब हमने बात की थी तो हम लोगों ने कहा था, बाल्टी वाला एग्जांपल लिया था, बाल्टी में पानी भरा हुआ था, गर्म पानी, और उसको हमने मैदान में रख दिया था, तो एटमॉस्फेयर गर्म नहीं होगा, बाल्टी ठंडा हो जाएगा, ऐसा कुछ बात हम लोगों ने की थी, ठीक है। बाल्टी में गर्म पानी बाहर रख दिया तो बाल्टी में जो गर्म पानी है वो ठंडा होगा विथ टाइम के साथ, वो एनवायरनमेंट के द्वारा इन्फ्लुएंस होगा, एनवायरनमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वैसा कुछ एजम्पशन के तहत हम लोगों ने पार्टीशन फंक्शन डिफ़ाइन किया था, उससे बहुत सारी क्वांटिटीज़ की बात की थी, और वहाँ पे जो एनर्जी की बात की थी वो एनर्जी, एवरेज एनर्जी की बात की थी पार्टीशन फंक्शन के साथ, और एनर्जी फ्लक्चुएशन की बात की थी। तो हमने ये नहीं बोला था कि सिस्टम की जो एनर्जी है वो कुछ फिक्स है,
तो वो ऐसा सिस्टम था कि वो क्लोज सिस्टम था, पैक तो था, उससे कोई पार्टिकल बाहर नहीं जा रहा था, बट वो इंसुलेटेड सिस्टम नहीं था, तो उसके कारण एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल था। और एनर्जी उसकी फ़िक्स नहीं रहेगी, एनर्जी फिक्स नहीं रहेगी, पर ऐसा भी नहीं है कि अचानक से कभी भी आपको मैदान में पानी रखी हुई है तो वो अचानक से कभी गर्म मिल गया, कभी वो बर्फ़ बन गया, ऐसा थोड़ी होता है। एक पर्टिकुलर लेवल के आसपास ही वो रहता है। तो इसके लिए तो ये जो सिस्टम है ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन में सेटल होता है। किस सिचुएशन में? जब इसका टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर जो है वो बराबर होता है, और इस प्रोसेस में एनर्जी जो है वो फ्लक्चुएट होता है, एक्सचेंज होता है। तो एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहता, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, बट क्योंकि सिस्टम क्लोज्ड है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कांस्टेंट रहते हैं। और इस तरह के जो सिस्टम होते हैं, इस तरह का जो इसको एनसेम्बल बोलते हैं, तो इस तरह के एनसेम्बल को कैनोनिकल एनसेम्बल बोलते हैं। एनसेम्बल एसेंशियली अ सेट ऑफ सिस्टम्स होता है, बट हमारी एनालिसिस उसके एक पार्ट से हो रही है जो कि एक बहुत बड़े एनवायरनमेंट में रखा हुआ है। ठीक, अब एनवायरनमेंट से हीट एक्सचेंज कर रहा है, ये पार्टिकल्स एक्सचेंज नहीं कर रहा। अब इसमें एक और फ्रीडम क्रिएट करते हैं हम लोग, इसमें जो ऊपर क्लोज करके ढक्कन लगा रखा है, इस ढक्कन को भी खोल देते हैं। इस ढक्कन को खोलेंगे तो क्या होगा? हीट एक्सचेंज रुक जाएगा क्या? हीट एक्सचेंज तो नहीं रुकेगा। तो ये जो ई जो था वो तो अब भी टेम्परेचर पर डिपेंड करने वाला है, तो जो कुछ भी अंदर सिचुएशन रहेगी वो बाहर के टेम्परेचर के बराबर होगी। बट क्योंकि पार्टिकल्स एक्सचेंज हो रहे हैं, और थोड़ा देर पहले जो हम लोगों ने बात की है ओशन का एग्जांपल लेके, कि पार्टिकल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सचेंज होते हैं और एक इक्विलिब्रियम उसमें भी सेटअप होता है, और वो इक्विलिब्रियम ये इंश्योर करेगा कि केमिकल पोटेंशियल जो अंदर का है वो बाहर के बराबर है। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पार्टीशन फंक्शन डिफ़ाइन किया था, उस पार्टीशन फंक्शन में हमारे पास एक चीज़ थी बीटा। बीटा एसेंशियली टेम्परेचर का रिप्रेजेंटेटिव था, तो टेम्परेचर वहाँ पे था। तो यहाँ पे टेम्परेचर जैसे ही एक और चीज़ इक्वलाइज़ की जा रही है म्यू। तो अगर यहाँ के पार्टीशन फंक्शन वगैरह की बात करना हम चाहेंगे तो उसमें टी तो आएगा या बीटा तो आएगा ही, साथ साथ म्यू का भी कुछ ना कुछ हिसाब उसमें रहेगा। ठीक है, तो इसकी एनालिसिस हम लोग अभी करने वाले हैं, जिसको हम कह रहे हैं ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल। ये सबसे फ्री सिस्टम है, ये थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड है, ये तो कम्प्लीटली आइसोलेटेड है। ठीक है, तो 3 एंसेम्बल्स है, माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल, कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल। ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल का पार्टीशन फंक्शन कैसा होगा वगैरह वगैरह उसकी एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस क्या करेंगे, मैं आपको बस रिजल्ट्स बताने वाला हूँ। PDF वगैरह का लिंक आपको मिल जाएगा, और फिर आप लोग डेरिवेशन स्टडी कर लेना। जैसे हम लोगों ने डेरिवेशन किया तो है ही कैनोनिकल के लिए। कैनोनिकल के लिए हमने कैसे डेरिवेशन किया था? हम लोगों ने एक छोटा सिस्टम एक बहुत बड़े जगह में ट्रैप्ड है, ऐसा कुछ बात की थी, और फिर माइक्रो स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी की बात की थी, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। उसका डेरिवेशन आप देख सकते हो कैसे फॉलो किया हम लोगों ने। उसी टाइप के डायरेक्शन में इसका डेरिवेशन ग्रैंड कैनोनिकल का हम लोग मतलब लिटरेचर में है, मैं तो नहीं करने वाला। तो एसेंशियली जब हम इसका पार्टीशन फंक्शन निकालते हैं ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल का, तो ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल के लिए जो पार्टीशन फंक्शन होता है, एसेंशियली हमको ये कंटिन्यूस सिस्टम के लिए दिया हुआ है। एसेंशियली क्या होता है? एसेंशियली जहाँ पे ई रेस टू माइनस बीटा ई था, अब वहाँ पे ई रेस टू बीटा ब्रैकेट में ई माइनस म्यू एन कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एनर्जी है, उस पर्टिकुलर एनर्जी में कितने पार्टिकल्स है, और बाहर का जो केमिकल पोटेंशियल म्यू, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर जाएंगी। तो इसको प्रॉब्लम में देखेंगे। हालांकि अगर आपके पास पार्टीशन फंक्शन है तो अब आपको क्या चीज़ें उससे मिलती थी? एवरेज एनर्जी मिलती थी। तो आपको एक फार्मूला याद है, -del/del β ऑफ LNZ। तो इससे आपको मिल जाता था इंटरनल एनर्जी। यहाँ पे वो चीज़ नहीं मिल रहा, एवरेज एनर्जी। यहाँ पे एवरेज एनर्जी माइनस म्यू ऑफ एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जो लॉक्ड सिस्टम था कैनोनिकल एंसेम्बल, उसमें एनर्जी कांस्टेंट नहीं थी, एनर्जी एक्सचेंज हो रही थी। यहाँ पे क्योंकि हमने ढक्कन भी हटा दिया है, पार्टिकल एक्सचेंज अलाउ कर दिया है, तो अब नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स भी कांस्टेंट नहीं है। तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के लिए भी जब हम बात कर रहे हैं तो एवरेज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ नीचे जो n लिखा हुआ है एवरेज लिखा हुआ है। ठीक है, तो एवरेज इंटरनल एनर्जी माइनस एवरेज नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इंटू म्यू,
ये चीज़ माइनस डेल बाई डेल बीटा ऑफ एल एन जेड के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ग्रैंड कैनोनिकल पोटेंशियल, अच्छा हाँ, सो ग्रैंड कैनोनिकल पोटेंशियल जो है, तो जैसे एफ़ वहाँ पे यूज़ करते थे हम लोग, तो हम लोग एफ़ की जगह हम ओमेगा यूज़ करने वाले, जिसकी वैल्यू एफ़ माइनस म्यू एन के बराबर होगी। और जैसे वहाँ पे एफ़ होता था माइनस के बी टी एल एन जेड, वैसे ही यहाँ पे ओमेगा है माइनस के बी टी एल एन जेड ग्रैंड कैनोनिकल के केस में। और अब वहाँ पे एफ़ से जो जो रिजल्ट्स मिलते थे वैसे ही यहाँ पे डायरेक्टली ओमेगा से मिल गए, तो एंट्रोपी माइनस डेल ओमेगा बाई डेल टी, वहाँ पे डेल बाई डेल टी था, यहाँ पे डेल ओमेगा बाई डेल टी है, ठीक है। वैसे ही प्रेशर, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स भी एक एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है जो इससे हमको मिल सकती है, ठीक है। तो एवरेज नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स यहाँ से मिल जाएगा। अगर आपके पास z है तो आपके पास ओमेगा है, उसको डिफ्रेंशिएट करके आप एवरेज नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं। और फिर एवरेज नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स मिलने के बाद आप इंटरनल एनर्जी निकाल पाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो थोड़े कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है क्योंकि ऑब्वियसली आपने फ्रीडम बढ़ा दिया है। तो ये जो फ्रीडम बढ़ गया है कि यहाँ से पार्टिकल जो है बाहर एनवायरनमेंट में जा सकता है, अंदर आ सकता है, तो उसके हिसाब से चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो गई है, फॉर्मूले थोड़े से चेंज हो गए हैं। और एक और चीज़ डिफ़ाइन कर दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे जैसे हम देखेंगे, ओके चलो उस पर बाद में आएंगे। फ़िलहाल हम लोग क्या करते हैं, फ़िलहाल हम लोग एवरेज नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का ये फॉर्मूला एक और लिख दिया गया, डेल बाई मतलब 1 बाई बीटा डेल बाई डेल मी ऑफ एल एन जेड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ठीक। खैर फ़िलहाल हम लोग ओके, सो ओके एक काम करते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं पार्टीशन फंक्शन ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल के लिए क्या होगा। तो ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल का मतलब ही है, आपको पता है कि जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स है सिस्टम में वो कांस्टेंट नहीं है, वो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसिडर अ सिस्टम विथ टू एनर्जी लेवल 0 एंड एप्सिलॉन दैट में ईदर बी ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड, द सिस्टम इज इन अ रिजर्वायर विथ इन्वर्स टेम्परेचर बीटा एंड केमिकल पोटेंशियल म्यू। तो एनवायरनमेंट जो है उसके इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि उसमें म्यू केमिकल पोटेंशियल है, टेम्परेचर बीटा है, ये दोनों चीज़ें की ज़रूरत है। द सिस्टम में कंटेन 0 और 1 पार्टिकल, फाइंड पार्टीशन फंक्शन, एवरेज ऑक्यूपेंसी, एवरेज एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है। सो पार्टीशन फंक्शन निकालना है, कैसे निकालेंगे। तो पहले पार्टीशन फंक्शन होता था सिग्मा ई रेज टू माइनस बीटा ई, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया है, ये है सिग्मा ई रेज टू माइनस बीटा ई माइनस म्यू एन, ठीक है। तो ये हल्का चेंज है जो कि वहाँ पे लिखा हुआ था, उसको हम लोग फॉलो करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऐसा है कि ये सिस्टम है जिसमें एप्सिलॉन और ज़ीरो यही दो एनर्जी लेवल्स अवेलेबल है, और पार्टिकल जो है, तो ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टिकल ना हो, दोनों सिचुएशन दोनों एनर्जी लेवल्स खाली रहे। ऐसा हो सकता है कि एक पार्टिकल है सिस्टम में, तो वो एक पार्टिकल हो सकता है यहाँ पे बैठा हो सकता है किसी और केस में यहाँ पे बैठा हो। तो तीन सिचुएशंस है, सिचुएशन ए मान लिया जिसमें कोई पार्टिकल सिस्टम में है ही नहीं, तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हो गया 0 और एनर्जी हो गई सिस्टम की उस केस में 0, ठीक है। एक सिचुएशन जिसमें एक पार्टिकल है और वो 0 पे बैठा हुआ है, तो सेकेंड बी सिचुएशन में n इक्वल्स टू 1 है बट e अभी भी 0 है। और एक सिचुएशन है जिसमें यहाँ पे पार्टिकल बैठा हुआ है, तो n इक्वल्स टू 1 अभी भी है, और e इक्वल्स टू एप्सिलॉन हो गया, ठीक है। तो आप पार्टीशन फंक्शन बनाते e रेज टू माइनस बीटा 0 माइनस म्यू इंटू 0, ठीक है। तो वो ए सिचुएशन के लिए हो गया। बी के लिए दूसरा टर्म आ जाएगा ई रेज टू माइनस बीटा, ई कितना है 0, तो यहाँ से 0 ले आए, ठीक है, माइनस म्यू इंटू एन, तो माइनस म्यू इंटू एन कितना है यहाँ पे 1 है, ठीक है। और तीसरा सिचुएशन सी के लिए ई रेज टू माइनस बीटा, अब यहाँ पे ई एनर्जी जो है एप्सिलॉन के बराबर है, तो एप्सिलॉन माइनस म्यू इंटू 1। ये हो गया पार्टीशन फंक्शन जो ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल के लिए इस तरीके से बनाया जाएगा। मेन अंतर क्या है, माइनस म्यू एन वाला फंडा एक और आ जाता है,
उसके अलावा पुराने सिचुएशन जैसा है। और सॉल्व वगैरह मैं नहीं कर रहा, आपको एवरेज ऑक्यूपेंसी पूछा गया, मतलब एन की एवरेज वैल्यू पूछी गई है। अगर पार्टीशन फंक्शन है तो उन फॉर्मुलेशंस को यूज़ करके आप उस पर पहुँच सकते हैं। सिमिलरली एवरेज एनर्जी पूछा गया, तो माइनस डेल बाई डेल बीटा ऑफ एल एन जेड इक्वल्स टू यू माइनस म्यू एन, उसको यूज़ करके आप एवरेज एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक, तो मेनली ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल की जब हम बात करेंगे तो उसमें इससे ज़्यादा कुछ बताने का है नहीं। मेन बात ये हमने डिस्क्राइब कर दिया कि ओपन सिस्टम को ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल बोल रहे हैं। फॉर्मुलेशंस थोड़े चेंज हो जाते हैं, पार्टीशन फंक्शन थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, फॉर्मुलेशंस ठीक ठाक चेंज हो जाते हैं, ठीक ठाक नहीं मतलब काफ़ी कुछ सिमिलर भी है, काफ़ी कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस है। एवरेज एनर्जी वाला जो पार्ट है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ओके, तो ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल में सच इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस की। तो ये क्या चीज़ है, बोसॉन्स के फर्मियंस के कंटेक्स्ट में कुछ बात इससे रिलेटेड अपने को करनी है। ओके, ओके सो जैसा हम लोग बात कर रहे थे क्वांटम मैकेनिक्स में, अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल, तो उसमें एनर्जीज़ कुछ इस तरीके से डिफाइंड होती है। आप एनर्जी लेवल बता दो, उसके हिसाब से एनर्जी कुछ ऐसी होगी, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 2m स्क्वायर। और वो एनर्जीज ज़्यादा होगी कम होगी, वो कौन सा पार्टिकल, कौन से मास का पार्टिकल आप यूज़ कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करने वाला है। ठीक है, तो एक जनरल रिलेशन की बात हम लोग करेंगे आइडियल बोस गैस के लिए। ओके ठीक, सो अब एक ऑब्वियस सी बात ये है कि जैसे आइडियल गैस की बात करते हैं, आपको समझ में आता है कि चलो उससे अच्छा एग्जांपल लेते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत खेल कूद करते हैं, बहुत उधम करते हैं, ठीक है, थक जाते हैं, फिर सुस्त पड़ जाते हैं, फिर वो मुंह बनाने लगते हैं, तंग करने लगते हैं, बैठे रहते हैं एक जगह पे। तो और फिर उनको कुछ थोड़ा बहुत खिला पिला दो तो फिर उनकी एनर्जी आ जाती है वापस, फिर इधर उधर भागने लगते हैं। ठीक, तो एनर्जी ज़्यादा होगी तो चीज़ें भागने लगेंगी। ऐसा कुछ कंजम्पशन आइडियल गैस में भी हम लोग सोच पाते हैं। आइडियल गैस जो है उसमें पार्टिकल्स जो है इधर उधर भाग रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक, अब अगर आइडियल गैस में टेम्परेचर उसका ज़्यादा हो तो बहुत तेज़ी से इधर उधर भागेंगे, और टेम्परेचर कम हो तो बहुत धीरे धीरे इधर उधर धीरे धीरे भागेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ होता है, ये हमारा कंसेप्शन। अब यही चीज़ हम लोग क्वांटम मैकेनिकल सिचुएशन में पोटेंशियल वेल में थोड़ा इजी होता है इमेजिन करना, तो उसकी बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमने इसमें दो पार्टिकल्स, दो फर्मियंस डाल दिए। ठीक है, तो दो फर्मियंस डाल दिए, तो पहला जो है वो 1 में चला गया, दूसरा जो है 2 में चला गया। 0 केल्विन पे तो ऐसा होगा, अगर ये जो सिस्टम है ये बाहर से किसी तरीके से इसको कोई हीट नहीं मिल रही, इसने सारी हीट एक्सट्रैक्ट कर रखी है, तो दो पार्टिकल डालेंगे तो एक तो लोएस्ट स्टेट में जाएगा फर्मियन की अगर बात करें तो, और दूसरा लोएस्ट में नहीं जा पाएगा तो सेकंड में जाएगा। बट अगर रिलेटिवली थोड़े हायर टेम्परेचर की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, समझ में आता है कि ये जो है इसको थोड़ी हीट मिल गई, यहाँ कूद जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, फिर ये जो है इसको हीट मिल जाएगी, यहाँ कूद जाएगा, वापस आ जाएगा। तो एसेंशियली जो है ज़ीरो केल्विन की बात करेंगे, उस सिचुएशन में क्या होगा कि पार्टिकल्स जो है वो जितने लोएस्ट एनर्जी पे हो सकते हैं उतने लोएस्ट एनर्जी पे होंगे। बट जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे क्या होगा, कुछ पार्टिकल्स अपनी जगह पे ही आसपास ही रहेंगे, कुछ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा एनर्जी लेके बहुत ऊपर भी चले जाएंगे। ऑब्वियसली अगर टेम्परेचर बहुत कम बढ़ाएंगे तो ये जो पार्टिकल्स है ये ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएंगे, कोई थोड़ा ऊपर गया नीचे चला गया। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया तो ये तो कहीं बहुत ऊपर जा सकता है, फिर वापस आएगा, बहुत ज़्यादा डांस करेंगे ये लोग अलग अलग लेवल्स में। ठीक है, तो सॉर्ट ऑफ मैचिंग कंसेप्शन टाइप का हमको समझ में आ जाता है। बट किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा कि अलग अलग लेवल्स पे किस लेवल पे कितने पार्टिकल होंगे। अब कितने पार्टिकल होंगे इसका मतलब ये नहीं कि पार्टिकल के लिए आप बोलोगे फर्मियन के केस में तो या तो किसी लेवल पे एक ही पार्टिकल होगा या ज़ीरो पार्टिकल होगा, तो वो बात तो ठीक है। बट ऐसा भी हो सकता है कि अगर हाई टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, एक पार्टिकल आधे टाइम 3 स्टेट में रहता है,
आधे टाइम जंप करके फोर्थ स्टेट में चले जाता है, फिर थोड़ी देर बाद वापस आता है, आधे टाइम थ्री स्टेट में, आधे टाइम फोर्थ स्टेट में। तो आप क्या बोलोगे, फोर्थ स्टेट खाली है क्या, या फोर्थ स्टेट फिल्ड है क्या? तो आप बोलोगे आधा खाली है आधा फिल्ड है। तो अगर ऑक्यूपेंसी की बात करें, कितना ऑक्यूपाइड है फोर्थ लेवल, उस केस में तो आप बोलोगे 0.5 बोलना ज़्यादा सही रहेगा। ना मैं इसको 1 बोल सकता हूँ, ना मैं इसको 0 बोल सकता हूँ, ठीक। तो वैसी कुछ बात, तो अलग अलग लेवल्स की जो ऑक्यूपेंसी है वो कितनी होगी एट अ डिफरेंट टेम्परेचर, एट सम हाई टेम्परेचर। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा बात इन द सेंस उसके बारे में एक एनालिसिस है, उसको हम लोग देखेंगे। तो वो यहाँ पे ओके। तो ऑफ कोर्स बोसॉन्स और फर्मियंस की फ़र्क के बारे में शुरू में थोड़ा बात कर लिया हम लोगों ने, कि बोसॉन्स जो होते हैं वो एक लेवल पे बहुत सारे आ सकते हैं, है तो आइडेंटिकल पार्टिकल्स, बट एक लेवल पे मल्टीपल आ सकते हैं, जबकि फर्मियंस जो है एक लेवल पे सिंगल पार्टिकल ही आ सकते हैं। ओके, सो इसको अज्यूम करते हुए इसको एज्यूम करते हुए एक जनरल सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन बिल्ड किया, जिसमें हमने एनर्जी को भी कंसिडरेशन में लिया। मतलब पार्टीशन फंक्शन बिल्ड कर रहे हैं, इसका मतलब जो सिस्टम है वो किसी एनवायरनमेंट में है और उसको भी ओपन रखा है, तो बाहर का टेम्परेचर बीटा और बाहर का केमिकल पोटेंशियल म्यू, उसके कारण क्या होगा, ना इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट है, ना इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, ऐसा हमने कह दिया। ये ज़रूर है कि इसके लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, और बहुत सारे पार्टिकल्स भी हैं, ताकि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स वाला जो हिसाब है वो वैलिड हो, ठीक है। और फिर वो सारी एनालिसिस की है इस पीडीएफ में। और उसके बाद क्या पता चलता है, उसके बाद पता चलता है कि बोसॉन्स के लिए कुछ एक ऐसा रिलेशन आता है ऑक्यूपेंसी का, ठीक है। तो आप मेरे को बाहर का केमिकल पोटेंशियल बता दो। केमिकल पोटेंशियल क्या चीज़ है? केमिकल पोटेंशियल बोसॉन्स के लिए बोला, अच्छा बोसॉन्स के लिए ये रिज़ल्ट आया जिसको हम कहते हैं बोस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ओके। सो बोस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कुछ ऐसा आया, इसका मतलब मैं बताता हूँ। म्यू की वैल्यू हम लोगों ने थोड़ा देर पहले बात की थी, बोसॉन्स के लिए नेगेटिव हो सकती है या ज़ीरो हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे -10K, तो के भी इंटू -10 इस टाइप का कुछ यूज़ करके म्यू रख दिया है, और फिर ये एक रिलेशन बनता है। ये क्या चीज़ है? ये ऑक्यूपेंसी बता रहा है कि जो एप्सिलॉन एनर्जी का स्टेट होगा, जैसे हाइड्रोजन एटम है, n=1 का एनर्जी कितना होता है? -13.59, n=2 का -3.4, n=3 का -1.51। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जब बात करोगे, उससे पूछोगे कि किसी टेम्परेचर बीटा पे किसी एनवायरनमेंट म्यू में उसके सेकेंड लेवल का, यानी कि -3.4 एनर्जी का ऑक्यूपेंसी क्या है, तो वो इस फॉर्मूले से पता लगेगा, इस फॉर्मूले से पता लगेगा। तो यहाँ पे आप -3.4 रख दोगे, यहाँ पे आप टेम्परेचर रख दोगे जिस भी टेम्परेचर के एनवायरनमेंट में, यहाँ पे आप म्यू रख दोगे, ठीक है। और फिर उसके बाद देखोगे कि क्या पता चलेगा। मान लो वैल्यू आती है -3.4 वाले लेवल के लिए वैल्यू आती है 0.2, तो आप समझ जाओगे कि 20% ऑफ द टाइम ये ऑक्यूपाइड है, बाकी 80% ऑफ द टाइम ये खाली रहता है। तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा इससे, ठीक। अब यहाँ पे कितने पार्टिकल्स, अच्छा बोसॉन्स की बात करेंगे तो बोसॉन्स कितने भी आ सकते हैं, तो ये ऑक्यूपेंसी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बोसॉन्स के लिए। फर्मियंस के लिए ये वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक लेवल पे एट अ टाइम एक ही फर्मियन आना चाहिए, तो जो फर्मियन का रिज़ल्ट आएगा वो कुछ डिफरेंट होगा। तो बोसॉन्स के लिए ऑक्यूपेंसी कुछ इस तरीके से होती है, एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ स्टेट विथ एनर्जी एप्सिलॉन, वो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। और उसका ग्राफ बनाया गया है, टेम्परेचर 1 केल्विन, 5 केल्विन, 10 केल्विन, 20 केल्विन, म्यू की वैल्यू फिक्स कर दी और इस फॉर्मूले का ग्राफ बनाया जा रहा है। और फिर बीटा की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए इस फंक्शन को प्लॉट कर रहे हैं। तो प्लॉट कर रहे हैं तो क्या पता लगता है, चलो बहुत लो टेम्परेचर की बात करते हैं 1 केल्विन की।
1 केल्विन वाला ब्लैक ग्राफ है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि म्यू से कम एनर्जी की जब हम बात करेंगे तो एन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब एक स्टेट में नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स है जो है वो नेगेटिव है, तो एसेंशियली उसका सेंस नहीं बनता। तो जो भी एनर्जीज़ में पार्टिकल्स फिल होने वाले हैं ऑब्वियसली वो म्यू से हायर एनर्जी पार्टिक के लेवल्स में ही चीज़ें फिल होने वाली है, तो वो वैसा कुछ किया गया है। तो टेम्परेचर इक्वल्स टू 1 केल्विन, बीटा टी इक्वल्स टू 1 केल्विन के हिसाब से जो ग्राफ है वो ब्लैक ग्राफ है। तो ये समझ में आ रहा है कि बहुत सारे पार्टिकल्स जो है वो 0 केल्विन में है, और कुछ कुछ पार्टिकल्स जो है बहुत सारे पार्टिकल्स जो है वो लोअर एनर्जी स्टेट में है। तो ये एनर्जी दिया हुआ है यहाँ पे, थोड़ा छोटा कर दिया जाए ग्राफ को, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी दिया हुआ है, तो अलग अलग एनर्जी लेवल से, जैसे हाइड्रोजन का ये लोएस्ट लेवल है, ग्राउंड स्टेट, हायर स्टेट, हायर स्टेट, तो ऐसे एनर्जी बढ़ती जा रही है, अलग अलग एनर्जीज। तो एट टी इक्वल्स टू 1 केल्विन कौन कौन से स्टेट में कितने पार्टिकल्स मिलेंगे अगर बहुत सारे बोसॉन्स भर दिया जाए सिस्टम में, तो वो कुछ इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है कि बहुत लो टेम्परेचर पे मैक्सिमम पार्टिकल जो होंगे वो तो यहीं पे निपट जाएंगे, जो ग्राउंड स्टेट के आसपास की चीज़ें बहुत लो स्टेट में, और हायर जो लेवल्स है उसमें बहुत कम पार्टिकल्स आएंगे। तो यहाँ पे n दिया हुआ है, हायर n जहाँ पे है वहाँ पे पार्टिकल ज़्यादा है। तो लो एनर्जी की बात करता हूँ तो वहाँ पे n की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स मिल रहे हैं, ठीक। अब अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि लोअर लेवल्स में अब उतने पार्टिकल नहीं रहेंगे, अब हायर लेवल में ज़्यादा पार्टिकल मिलने लगेंगे। तो T इक्वल्स टू 20 केल्विन, इसके लिए ग्राफ बना दिया, इसके लिए ग्राफ बना दिया तो क्या दिखेगा आपको, दिख रहा है कि हायर टेम्परेचर पे किसी हायर एनर्जी लेवल की बात करेंगे तो उसमें अब ठीक ठाक पार्टिकल मिल रहे हैं, जो कि पहले ना के बराबर मिल रहे थे अब वो ठीक ठाक मिल रहे हैं। तो ऐसा होने लगता है। तो ये बोज आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का ग्राफ है एट डिफरेंट बीटा फॉर अ पर्टिकुलर व्यू, ठीक है। अब यही चीज़ जब हम फर्मियंस की बात करते हैं, फर्मियंस के केस में ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ये कुछ ऐसा आ जाता है। तो यहाँ पे n इक्वल्स टू ई रेस टू, तो इस तरीके से डिनोट किया जाता है उसको यूजुअली, ई रेस टू बीटा ई माइनस म्यू प्लस 1। तो वहाँ पे माइनस था, -1 था, यह +1 था। अब इसकी वैल्यू जो है या तो 0 और 1 के बीच में आनी चाहिए, जो कि दिख भी रहा है। तो यहाँ पे आप बोलोगे यहाँ पे ई रेस टू बीटा ई माइनस म्यू प्लस 1, तो 1/1 प्लस समथिंग, तो एसेंशियली 1/समथिंग ग्रेटर देन 1, ये या तो 1 से कम ही आएगा या ये 0 हो जाए ये टर्म, तब जाके 1 आएगा। तो 0 से 1 के बीच ऑटोमेटिकली इस फॉर्मूले से दिख रहा है कि आना ही है, ठीक है। 0 से 1 आना ही है, और ई इक्वल्स टू अगर म्यू रख दें हम लोग तो हमको दिखेगा कि ये जो एफ ई की वैल्यू है वो हाफ आ जाएगा। तो ओके, ई इक्वल्स टू म्यू पे हाफ आ जाएगा, ओके। सो इसको देखते हैं हम लोग। अब इसको हम प्लॉट करेंगे अगर 0 केल्विन पे t इक्वल्स टू 0, यानी कि t इक्वल्स टू 0 पे बीटा हो जाता है इन्फिनिटी, ठीक है। तो बीटा इन्फिनिटी हो गया, तो अब जो एप्सिलॉन की वैल्यूज़ हैं, एनर्जी की वैल्यूज़ है, उन स्टेट्स, यहाँ पे म्यू पे क्या रेस्ट्रिक्शन है फर्मियंस के लिए, फर्मियंस के लिए कहा गया है कि म्यू की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो मान लेते हैं म्यू की वैल्यू है 3, ठीक है, कोई भी यूनिट्स में। तो अगर एप्सिलॉन की वैल्यू मान लेते हैं कि हो जाती है 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, और बीटा टेम्परेचर 0 केल्विन पे बीटा इन्फिनिटी हो गया, ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी कितना होता है 0, तो एफ ई आ जाएगा 1। और सेम सिचुएशन में अगर एप्सिलॉन हो जाता है 5, यानी कि 5 - 3 पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव इंटू इन्फिनिटी, ई रेस टू इन्फिनिटी, ई रेस टू इन्फिनिटी यानी कि इन्फिनिटी हो गया, 1/इन्फिनिटी कितना होता है 0। तो एसेंशियली हमको मिलेगा इस फंक्शन से कि अगर हम t इक्वल्स टू 0 केल्विन लेते हैं या बीटा इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो वहाँ पे देखेंगे एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल यानी कि म्यू के बराबर जब एनर्जी हो, उससे पहले सारे पार्टिकल्स मिलेंगे
और उसके बाद कोई पार्टिकल नहीं मिलेगा। इसको समझने की ज़रूरत है, इसको समझते हैं। तो एसेंशियली ओके, सो जैसे यहाँ पे ये सिचुएशन है, ये पोटेंशियल वेल है। अब इसमें मैं 4 फर्मियन फिल करता हूँ। तो एक फर्मियन यहाँ पे जाएगा, दूसरा फर्मियन सेकेंड स्टेट में, फर्मियन है एक स्टेट में, दो तो आ नहीं सकते। तीसरा फर्मियन थर्ड स्टेट में जाएगा, चौथा जाएगा फोर्थ स्टेट में। अब इस प्रोसेस में क्या होगा कि हाँ चलो 4 पार्टिकल हमने फिल किए, ठीक है, 4 पार्टिकल फिल कर दिए। अब हायर टेम्परेचर पे तो ये 4 अपनी जगह पे नहीं बैठेंगे, कोई इधर भाग जाएगा, कोई वापस आएगा। बट 0 केल्विन पे हम एक्सपेक्ट करते हैं, जब उनके पास कोई एनर्जी नहीं है, जितनी एनर्जी निकाल सकते थे निकाल लिए, तो हमको समझ में आता है कि एक यहाँ पे बैठेगा, एक यहाँ पे बैठेगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो एसेंशियली अगर आपसे पूछा जाएगा कि 1 की ऑक्यूपेंसी क्या है, तो आप बोलोगे 1। 3 की ऑक्यूपेंसी क्या है, तो आप बोलोगे 1, क्योंकि इसमें हमेशा एक पार्टिकल बैठा हुआ मिलेगा 0 केल्विन पे जब हम बात करेंगे तो, क्योंकि वो उठ के कहीं भाग नहीं रहा, ठीक है। तो उन सारे लेवल तक जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फील्ड है हमारे, ना n=4 बोल देते हैं, ठीक है। तो उस एनर्जी के ऊपर मतलब चलो इसको E4 बोल देते हैं, फोर्थ लेवल को। तो E4 जो है वो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड लेवल है एट 0 टेम्परेचर। तो इस लेवल को फर्मी लेवल बोल देते हैं, और इसकी जो एनर्जी है इस लेवल की, उसको फर्मी एनर्जी बोल देते हैं। और 0 टेम्परेचर पे जो है म्यू की वैल्यू फर्मी एनर्जी के बराबर आ जाती है, ठीक है। और फिर उसके नीचे हमको सारे पार्टिकल्स मिलते हैं, उसके ऊपर 0 टेम्परेचर पे कोई पार्टिकल नहीं मिलता। बट टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाते हैं तो क्या दिखता है हमको कि जो रिलेटिवली हायर स्टेट्स है इस रीजन के, तो इस रीजन के कुछ पार्टिकल्स जो है वो जंप करके यहाँ आने लगते हैं, कुछ कुछ हिस्सा उनका इधर आने लगता है। तो फिर वो डांस करने वाला प्रोसेस शुरू हो जाता है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो एक शार्प डिस्ट्रीब्यूशन था, वो डिस्टर्ब होकर कुछ इस तरह का एक एसिम्प्टोटिक फंक्शन बन जाता है, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे क्या होगा, अभी ये यहाँ से गया, उसके थोड़ी देर बाद ये थोड़ा और इस तरीके से थोड़ा और एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। सो फर्मियंस और बोसॉन्स जो है इस तरह का अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं। तो दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मैथमेटिकली ये है, ठीक है। मीनिंग क्या है इसका, इसका मीनिंग है आप मेरे को टेम्परेचर बता दो, एनवायरनमेंट का म्यू बता दो, मैं आपको बता दूंगा कि इस एनर्जी स्टेट में कितने पार्टिकल्स हैं एनर्जी स्टेट में। अच्छा, ये एनर्जी स्टेट की बात हो रही है, तो अब आप बोलोगे यहाँ पे कितने स्टेट्स है n=2 में, हाइड्रोजन के केस में, तो n=2 में 4 स्टेट्स होते हैं। तो उन चारों की ऑक्यूपेंसी, जैसे इसकी 0.5 आई ऑक्यूपेंसी, तो इसकी भी 0.5 आएगी, इसकी भी 0.5 आएगी, इसकी भी 0.5 आएगी, ऐसा होगा, ठीक है। तो एसेंशियली इस एनर्जी लेवल की ऑक्यूपेंसी जो है वो 2 हो जाएगी, 0.5 × 4, ठीक है। ओके, सो ये ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल के बाद हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में हम लोगों ने बात की। और जब भी हम क्वांटम मैकेनिकली चीज़ों को डील करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है 0 टेम्परेचर पे फर्मी केस में एक लेवल तक फिल होता है, बोसॉन्स के ऊपर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। जिस लेवल तक फर्मी केस में फिल होता है उसको फर्मी एनर्जी बोलते हैं। तो इसी चीज़ से रिलेटेड अब इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, ये बात तो हम लोगों ने कर ली, इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है। तो जैसे मान लेते हैं कि आइडियल गैस की आप बात करते हो, तो वो क्लासिकल सिस्टम मान के हम चलते हैं। तो एक डिब्बे में गैस भरा हुआ है, ठीक है, वो किस चीज़ से बना हुआ है, वो क्लासिकल पार्टिकल से बना हुआ है, ऐसा कुछ मान लिया हमने। बट अगर लो टेम्परेचर्स की बात करें, लो टेम्परेचर्स पे क्या होता है, क्वांटम इफ़ेक्ट्स इंपॉर्टेंट होने लगते हैं। तो आपको ये फर्मियन है कि बोसॉन है, उससे फ़र्क पड़ेगा, इस तरह की चीज़ें सोचनी पड़ती है, ठीक है। तो जब आप फर्मियन की बात करें, मान लेते हैं कि भाई फर्मियन, कोई एक एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे, न्यूट्रॉन लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो बहुत सारे न्यूट्रॉन एक डिब्बे में भरे हुए हैं, ठीक है। बट क्योंकि वो फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे हैं,
तो अगर इसमें मान लो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, मिलियंस ऑफ न्यूट्रॉन्स है, सॉरी, बहुत सारे न्यूट्रॉन्स आपने डिब्बे में भर रखे हैं, तो जो पहला न्यूट्रॉन है वो तो लोएस्ट एनर्जी में जाएगा, बट जो दूसरा न्यूट्रॉन है वो उस एनर्जी को ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। अच्छा, मतलब चलो एक लेवल पे दो आएंगे, तो पहले दो न्यूट्रॉन तो लोएस्ट लेवल ले जाए पकड़ लेंगे, उसके बाद वाली न्यूट्रॉन्स को हायर लेवल पकड़ना पड़ेगा, जब तक वो लेवल फिल होगा उसके बाद फिर उसका हायर लेवल फिल होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स के केस में, आइडियल गैस में केस में क्या होता है, सारे एटम्स इक्वल फुटिंग में होते हैं। न्यूट्रॉन्स या फर्मियंस के केस में वैसा नहीं होता, और उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उससे कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो उससे बहुत सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट पड़ता है। ये चीज़ के बारे में मैं डिस्कस किया हूँ आपके सीनियर सेमेस्टर में। सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में एक चीज़ होती है कि क्रिस्टल लैटिस, मतलब एक क्रिस्टल है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जैसे आयरन मान लेते हैं, आयरन का एक ब्लॉक है, ठीक है, और उसमें क्या होता है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसा कुछ आप लोगों ने सुन रखा है, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एकदम मतलब जैसे आइडियल गैस घूमते रहते हैं वैसे वो घूमते फिरते हैं, उसमें ऐसा कुछ अजम्पशन लेते हुए आगे काम कर सकते हैं, बट उसमें इलेक्ट्रॉन्स को फर्मियंस मानना पड़ता है, फर्मियंस मानना पड़ता है, तो ये जो रेस्ट्रिक्शन मैंने आपको बताई है न्यूट्रॉन्स की, वो वहाँ पे वैलिड होता है। सिमिलरली उसी लैटिस वाले केस में, उसी मेटल वाले केस में जो हीट कंडक्शन होता है वो थ्रू आयंस भी होता है, तो वो लैटिस वाइब्रेशन फोनॉन्स उनको बोलते हैं, जो कि एक तरीके से बोसॉन्स की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, और वहाँ पे उसको भी आप एक आइडियल गैस की तरह ट्रीट करते हैं, मेड ऑफ बोसॉन्स। तो एसेंशियली एक मेटल ब्लॉक है, साइमल्टेनियसली उसमें एक फर्मियन से बना गैस है, साइमल्टेनियसली उसमें एक बोसॉन से बना गैस है, जो कि उसमें को एग्जिस्ट कर रहा है। ईदर वेज मैंने इंडिपेंडेंट एनालिसिस दोनों की होती है, ठीक है, वो दोनों एनालिसिस आपके सीनियर सेमेस्टर्स में किया हुआ है, तो वीडियोस आपको मिल जाएगा। एक वीडियो है कंडेंस मैटर फिजिक्स के प्लेलिस्ट में, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, और एक है स्पेसिफिक हीट ड्यू टू लेटेस्ट वाइब्रेशंस, यानी कि डी बाई मॉडल वाला एक और वीडियो है। तो ये जो दोनों वीडियो है, डी बाई मॉडल वाला वीडियो, इसमें एक तरीके से आपका बोसॉन्स गैस के बारे में डिस्कशन है, और यही चीज़ जब फर्मियंस के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल का एक लेक्चर होगा उसके बाद, उसमें हम लोगों ने एक तरीके से आइडियल फर्मी गैस का डिस्कशन उसमें कर रखा है। वो डिस्कशन मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, वो डिस्कशन आप लोग देखिए। फर्मियंस से बना जो गैस है उसमें आइडियल गैस से कैसे डिफरेंट है, वो है डिफरेंट, क्या प्रॉपर्टीज़ अलग आ जाती है। सिमिलरली बोसॉन से बना गैस जो है उसकी आइडियल गैस से क्या प्रॉपर्टीज़ मैच करती है, क्या प्रॉपर्टीज़ डिफ़र करती है, तो वो चीज़ आप वहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ है, बोसॉन्स की जब हम बात कर रहे हैं तो फोटॉन्स भी बोसॉन्स होते हैं, बट फोटॉन्स थोड़े अलग टाइप की चीज़ है। अगर आप डिब्बे में हीलियम गैस डाल देते हो जो कि बोसॉन्स है, ठीक है, तो हीलियम गैस जो होगा वो डिब्बे के बॉर्डर से टकराएगा, वापस आ जाएगा, क्लासिकली सोचोगे तो। फोटॉन्स के साथ वैसा नहीं होता। अगर आपने एक डिब्बे में फ़ोटॉन भर रखा है, बहुत सारे फोटॉन्स, तो जाएगा दीवार में, एब्जॉर्ब होगा, फिर री एमिट होगा। तो फोटॉन्स जो है वो इससे थोड़ा अलग बिहेव करेंगे, थोड़ा उसमें अंतर आ जाएगा, ऐसा कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक। तो फोटॉन गैस की एनालिसिस मैं फ़िलहाल विकिपीडिया की बात खोलता हूँ, फोटॉन्स में, और वहाँ पे जो मैंने एनालिसिस कर रखी है फोनॉन्स के लिए या बोसॉन गैस की एनालिसिस कर रखी है डी बाई मॉडल में, उसमें और इसमें अंतर, मेन अंतर क्या होगा, वहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स होती है वो वो एक एनर्जी रिलेशन को लेके हम लोग बनाते हैं। जैसे आपको याद होगा या नहीं होगा, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की जब हम बात किए थे तब हमने एक बात की थी कि यूजुअल किसी पार्टिकल की, और फिर एक बात की थी हाईली रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की। तो वैसा ही कुछ डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। जब हम रेगुलर बोसॉन्स की बात करते हैं तो हम उसको रेगुलर पार्टिकल E=p²/2m इसको फॉलो करेगा ऐसा मान के चलते हैं, बट जब फोटॉन्स की बात करते हैं तो उसके डेंसिटी ऑफ स्टेट्स बनाते समय एनर्जी को हमको E=pc वाले रिलेशन को लेके काम करना पड़ता है, और उससे थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। और डिफरेंस आने के बाद जब आप एनर्जी निकालेंगे एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एंड टेम्परेचर, तो वो कुछ इस तरीके से आता है, प्लैंक्स लॉ जिसको बोलते हैं। और फिर इसी को हम जब ये एक्सपोनेंशियल को अप्रॉक्सीमेट करते हैं तो हमको स्टीफेंस लॉ मिल जाता है,
अप्रॉक्सीमेट नहीं करते, वो उसको इंटीग्रेट करते हैं, तो हमको स्टीफेंस लॉ मिल जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला। और कई प्रॉपर्टीज़ हमको, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की प्रॉपर्टी है, जो ग्राफ था उसका ब्लैक बॉडी का, वो चीज़ हमको इस रिलेशन से ड्रॉ होता हुआ दिख जाता है। तो उसके बारे में बात हम लोग कर सकते हैं, अलग से करने की ज़रूरत है क्या? फोटोन गैस के लिए ज़रूरत पड़ी तो हम लोग कर लेंगे। फ़िलहाल आपको कह दिया गया कि फोटोन गैस के लिए आप इस चीज़ को रेफ़र करें, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को रेफ़र करें। आधा से ज़्यादा काम उस वीडियो में हो चुका है, बाकी काम जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, प्लैंक्स लॉ में कुछ दिया है क्या? ओके, हाँ। सो ये वाला जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ यहाँ से आता है। ठीक है, तो एसेंशियली वो जो एनर्जी डेंसिटी का ग्राफ था वो ये है। विथ टेम्परेचर जो है वो कुछ इस तरीके से। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी क्या होगा? अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ये वाला टर्म नहीं आता। अगर आप एज अ बोसॉन नहीं ट्रीट करोगे फोटोन को, और उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस वगैरह यूज़ नहीं करोगे, तो ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ किस चीज़ के बीच में है कि एनर्जी वर्सेस स्पेक्ट्रम एनर्जी, या मतलब इंटेंसिटी एक तरीके से मान सकते हो, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ। तो कोई एक हॉट ऑब्जेक्ट है, सन की बात कर लेते हैं, सन है, हॉट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो सन जो है उसका एक वेवलेंथ होता है, वो पीक होता है। तो सन शायद 6000 केल्विन वगैरह के रेंज में होता है। हाँ, तो ये जो 5000 केल्विन जो है, तो सन जो है वो येलो के अराउंड पीक होता है, इसलिए वो हमको येलो वाइटिश दिखाई देता है, येलोइश दिखाई देता है। येलो तो खैर नहीं, वो वाइटिश दिखाई देता है हमको, सारे कलर्स का मिक्स होता है। तो इस कारण से इस टेम्परेचर पे वो विजिबल होता है। बट कोई और ऑब्जेक्ट है, बट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल ट्रीटमेंट अगर हम इस चीज़ को डील करें तो हमको क्या दिखाई देगा? हमको दिखाई देगा कि जैसे जैसे आप वेवलेंथ कम करोगे, इंटेंसिटी भी बढ़ती जाएगी, ये रिज़ल्ट आता है। और इस चीज़ को ब्लैक बॉडी कैटास्ट्रॉफी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लेना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी कैटास्ट्रॉफी, और बोसॉन्स की स्टडी पे बेस्ड ये सारा कुछ है, तो उस चीज़ को आप एनालाइज कर सकते हैं। ओके, सो इसके अलावा हम लोग तो आप लोगों के पास ये काम है, आप लोग को ये 2 लेक्चर्स रेफ़र करने हैं वहाँ जाके कंडेंस मैटर फिज़िक्स वाले प्लेलिस्ट में। एक जो है फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल वाला, जिसमें फर्मी की स्टडी मिलेगी, आइडियल फर्मी गैस की, और एक स्पेसिफिक हीट वाला, जिसमें डी बाय मॉडल, आइंस्टाइन मॉडल वगैरह डिस्कस्ड है। तो जो डी बाय मॉडल है वो एसेंशियली बोस गैस का एग्जांपल है, जिसमें जो पार्टिकल्स है, बोसॉन्स है, वो एसेंशियली उनका नाम फोनॉन्स कहा गया है। वहाँ पे लैटिस वाइब्रेशंस को एज अ बोसॉन वहाँ पे ट्रीट करते हैं। ठीक, तो ये आपका काम है। ये चीज़ इस प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर दूँगा, बट अदरवाइज़ भी आपको वहाँ जाके चीज़ों को रेफ़र करना है। ओके, सो फ़िलहाल के लिए इतना ही। इसके बाद स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में फेज़ ट्रांजिशन की बात बची हुई है, वो कर लिया जाएगा। और उसके अलावा बचा हुआ है मैग्नेटिज़म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वो सारी चीज़ें हम लोग कवर कर लेंगे। ओके।